हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्यूब एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स या मैथमेटिक टूल्स के बारे में, जिनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप 11th-12th के साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट 2027 की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम दो ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जिनका नीट में भी और 11th-12th की फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और फ्रीक्वेंटली ये यूज़ होते हैं इनके कॉन्सेप्ट। तो नाम है इन टॉपिक्स का ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ्स। तो पहले हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसी वीडियो में ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 30 से 40 मिनट में लगभग आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको हम दूसरे पार्ट में चलेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है? तो भाई इस वीडियो में देखो हमें क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक जो है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भाई कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? तो सबसे पहले आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, साइन, कॉस, टैन वगैरह के बारे में। फिर आप कुछ एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि भाई 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, इनके साइन, कॉस वैल्यूज़ वगैरह। अब देखो ये दोनों टॉपिक्स तो आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना? तो क्लास 10 में अगर आपको लगता है कि क्लास 10 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और ये बहुत अच्छे से दोनों टॉपिक्स आते हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के, तो फिर मैं तब भी ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को मतलब इन 2 पार्ट्स को स्किप कर दो। स्किप आप तब भी ना करो। आप हाँ, क्या कर सकते हो, इसको 2x 3x पे अपने हिसाब से लगा के देख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न कि जब आप इन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ोगे, तो आपका पहले तो रिवीजन हो जाएगा जो आपने 10th में पढ़ा था। दूसरी चीज़ कि कुछ चीज़ें इसमें नई भी हैं, कुछ चीज़ें न्यू होंगी आपके लिए जो कि आपने 10th में नहीं पढ़ी थी। जैसे भाई मैं बात करूँ 53 डिग्री की या फिर 37 डिग्री की, तो इन दोनों एंगल्स के साइन कॉस वैल्यूज़ आप नहीं पढ़ते हो 10th में। लेकिन इस वीडियो में हम इसकी बात भी करेंगे इस सेशन के अंदर, ठीक है? इस सेक्शन के अंदर। तो इसीलिए आप इसको भी स्किप बिल्कुल ना करना। इसके बाद फिर हम एएसटीसी रूल पढ़ेंगे, ये एकदम नई चीज़ है आपके लिए 11th के बच्चों के लिए। और साइन कॉस ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज़। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज़ में भी मैं सिर्फ उन आईएनटीज़ की बात करूँगा जो आईएनटीज़ आपके क्लास 11th में, 12th में और नीट के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मैं उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज़ की यहाँ बात करूँगा। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, तो मैं उन आईएनटीज़ के लिए बिल्कुल यहाँ इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊँगा, जो कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस वगैरह में पूछी जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई आप नीट की, मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है नीट को। तो ये जो भी वीडियो बना है वो 11th और नीट को मैं मतलब एम करके बना रहा हूँ, ठीक है? तो उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज़ की बात होगी जो कि आपकी 11th और नीट फिजिक्स में पूछी जाती हैं, है ना? और इतनी जो मैं पढ़ाऊँगा आईएनटीज़, इतना आप अगर इतनी आईएनटीज़ आप याद कर लोगे, इतनी नॉलेज ले लोगे, तो उससे ज़्यादा एक भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है नॉलेज की। ये गारंटी मेरी है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो भाई आप सबने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब भाई साइन, कॉस, टैन ये सब होते हैं। लेकिन ये सब है क्या? मीनिंग क्या होता है इसका? तो कई बार बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है। इसी में कन्फ्यूजन रहता है कि सर साइन, कॉस, टैन है क्या? यही नहीं हमें समझ में आ रहा है। तो इसको सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक भाई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दिया मैंने। राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज़ होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो जैसे मान लो ये एंगल मैंने 90 डिग्री का बना दिया है। अब इसमें और आपको बताना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल, जिसको राइट एंगल कहते हैं, इसके अपोजिट, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड का नाम क्या होता है? इस साइड का नाम आपको बताना चाहिए, हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको, ठीक है? एच से जिसको मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर बात करें कि अब भाई बची हुई दो साइड्स हो गई, एक ये साइड बच गई हमारे पास, एक ये साइड बच गई। इन दो में से एक साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं। अब क्या किसी भी साइड को हम परपेंडिकुलर और किसी भी साइड को बेस बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखो 8th तक आप पढ़ते हो कि आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस बोल दो, आपका काम चल जाएगा। 8th तक, 9th तक भी, है ना? लेकिन जब आप 10th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप ये काम नहीं कर सकते कि किसी किसी को भी आप परपेंडिकुलर मान लो और किसी को भी बेस मान लो। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, ये डिसाइड होगा हम इस हिसाब से कि आप कौन से वर्टेक्स पे बैठे हो। मतलब भाई 3 वर्टिसेस थे ट्रायंगल पे, एक तो 90 डिग्री वाला था, इसको तो साइड में कर देते हैं। मैंने कहा आप या तो इस वाले कॉर्नर पे बैठ जाओ आके, या तो इस वाले कॉर्नर पे बैठ जाओ। तो सबसे पहले केस कंसिडर करते हैं कि आप मान लो इस वाले कॉर्नर पे बैठे आके। तो मैंने इस वाले कॉर्नर को सबसे पहले तो कुछ नाम दे दिया इस एंगल को। इस एंगल का नाम भाई मैंने रख दिया क्या? थीटा नाम रख दिया इस एंगल का, ठीक है? जिस एंगल पे आप आके बैठे हो। जब आप यहाँ से देख रहे हो, ये आप हो थीटा। अब आप जब यहाँ से देखोगे तो आपके सामने जो साइड पड़ रही है, आपके अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, सामने कह सकते हैं, तो आपके सामने ये वाली साइड आएगी। तो जो साइड आपके सामने है, ये साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, जिसको मैं यहाँ पी से लिखूंगा, ठीक है? इसी तरह से अगर बात करें हम भाई
आप जहाँ पर बैठे हो इस एंगल पर और 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में ये जो साइड लाई कर रही है, ये साइड हमारी क्या कहलाएगी? तो भाई ये साइड हमारी बेस कहलाएगी, जो बची हुई साइड है। ठीक है, तो आई होप इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद भाई अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से आएंगे? तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप यहाँ बताओ कितनी तरह के रेशियोज बता सकते हो मुझे, किन किन साइड्स के? तो एक तो रेशियो भाई हमें यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखने को मिल सकता है, जिसको मैं P अपॉन H लिख दूंगा, है ना। एक रेशियो मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक रेशियो मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन तो ये मिल गया रेशियो मुझे। उसके अलावा फिर और जो रेशियो मिलेंगे वो इन सबके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम बारी बारी लिख लेते हैं एक करके। तो सबसे पहले मैं जो रेशियो है उसको कहते हैं साइन। तो मैं लिखूंगा, आप थीटा पे बैठे हो तो साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे, और साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, इस तरह से अगर मैं सिमिलरली बात करूँ कॉस की, है ना, कॉस थीटा दूसरा रेशियो होता है जिसका नाम होता है कॉस थीटा। कॉस हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, मतलब कि जो आप जहाँ पे बैठे हो और जो बेस पढ़ रहा है और हाइपोटेन्यूज है, उसके रेशियो को हम क्या कह देंगे? कॉस फंक्शन कह देंगे। इसके बाद अगर मैं भाई बात करूँ टेन की, तो टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो टेन थीटा हमारा यहाँ से आ जाएगा इक्वल, ये बात आप ध्यान रखो, ये परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है हमारा टेन जो होता है। तो टेन थीटा मैं कहूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये तो भाई हमें तीन रेशियो मिल गए, और तीन रेशियो क्या हो सकते हैं? और तीन रेशियो भाई इनके रेसिप्रोकल हो सकते हैं। एक रेशियो मैंने कहा कि भाई होता है कॉसेक नाम का, तो कॉसेक जिसका पूरा नाम कॉसेकेंट होता है वैसे, तो कॉसेक थीटा जो होता है ये मैंने कहा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है भाई। तो अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो आप मुझे बताओगे इसको मैं साइड्स के टर्म में क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ हाइट हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h अपॉन p के बराबर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर इस तरह से मैं अगर कहूँ सेक थीटा, जिसका पूरा नाम होता है सेकेंड थीटा, सेक थीटा का जो हमारा ये होता है ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो कि हमारा यहाँ से इक्वल आ जाएगा किसके? तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल आ जाएगा ये। फिर अगर मैं छठे रेशियो की बात करूँ अपने, तो छठे रेशियो का नाम होता है कॉट थीटा। कॉट जो होता है ये सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन के रेसिप्रोकल को ही हम भाई कॉट कहते हैं। इसकी वैल्यू अगर साइड्स के उस टर्म्स में लिखूँ मैं, तो बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये पहला टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें आपको भाई याद क्या रखना है? आपको ये बताना चाहिए कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये छोटी क्लास में आपको याद भी कराया था एक मंत्र से। मंत्र क्या होता है कि मंत्र भी यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, मंत्र है ना, मंत्र। तो मंत्र ये है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि P अपॉन एच साइन हो गया, B अपॉन एच कॉस हो गया, P अपॉन बी टेन हो गया। ऐसे आप साइन कॉस टेन याद रख सकते हो कि साइन होता है हमारा P अपॉन एच, कॉस होता है B अपॉन एच, और टेन होता है P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है साइन थीटा की वैल्यू 2/3 दी है, और आपसे कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जब भी एक बात ध्यान रखो, इस तरह क्वेश्चन आए आपके सामने कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पता चल चुका है आपको 2/3, ये आप दिया है मान लो क्वेश्चन में, और कॉस और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। तो ऐसे में क्या करना है आपको? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेना है। तो भाई यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, है ना। अब हमें पता है साइन थीटा 2/3 लिखा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा 2/3 दिया है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो यही रेशियो हमको 2/3 दिया है। तो आप क्या करो भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर को 2 लिख लो। परपेंडिकुलर अगर इसको मैं थीटा मान लूँ इस एंगल को, तो ये परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 3 के बराबर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल लोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है? अगर आपको नहीं पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो एक बार मैं रिवीजन कराई दे रहा हूँ, इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम मैं नहीं बताऊंगा पूरे लेक्चर में। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो इक्वेशन को। हाइपोटेन्यूज की जगह मैं रख दूंगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 दिया था 2 का स्क्वायर, प्लस मैंने बी को वैसे ही छोड़ दिया b का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप फाइंड करोगे b मेरा निकल के आ जाएगा कितना? रूट ऑफ, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मतलब है 9 माइनस 4,
तो ये मेरा बी आ जाएगा कितना, √5 के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, ये मेरा बी आ चुका है, √5 यूनिट्स ऑफ कोड। अब ये सेंटीमीटर मीटर में कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद आपसे, तो फर्स्ट स्टेप तो आपने कर लिया कि भाई क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया। लेकिन निकाला ही क्यों बेस हमने, बेस इसलिए निकाला है क्योंकि भाई बेस ना फाइंड करते कॉस थीटा टेन थीटा कैसे फाइंड होता। कॉस थीटा आपने पढ़ा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दोनों में बेस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पर पी और एच तो हमें पता था, बी नहीं पता था, बी हमने इससे फाइंड कर लिया। तो अब आप क्या करोगे भाई, आपसे पूछा गया है कॉस, तो आप कॉस थीटा फाइंड कर लोगे। कॉस थीटा हमें पता है होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बता दो भाई बेस कितना है, बेस √5 आ चुका है, तो √5 बाय हाइपोटेन्यूज कितना था, 3 था, √5/3 हमारा कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली अगर आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी आ रही है तो टेन थीटा भी फाइंड हो जाएगा, कौन सा मुश्किल काम है भाई। टेन थीटा हमारा हो जाएगा किसके इक्वल, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल। तो परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ था कितना, 2 यूनिट्स दिया था, और बेस मेरा √5 आ चुका है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप भाई ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 दी है, बिल्कुल सिमिलर तरह का क्वेश्चन। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम तरीके से ये भी होगा सॉल्व। तो आपने भाई क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, एक साइड आपने 4 ले ली, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज 5 क्यों, सॉरी ये बेस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये साइड 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है भाई कॉस थीटा जो होता है ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, राइट। और यही वैल्यू मुझे 4/5 दी है, तो बेस को मैंने 4 लिख लिया, हाइपोटेन्यूज को 5 लिख लिया। अब क्या करना है, अब साइन फाइंड करना है। तो साइन हमें पता है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा मेरा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच, अच्छा एक मिनट, अब यहाँ परपेंडिकुलर पता करना पड़ेगा हमको। तो अगेन हम क्या करेंगे भाई, परपेंडिकुलर कैसे पता करोगे बताओ, क्या तरीका होना चाहिए परपेंडिकुलर पता करने का। तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम से हम पता कर लेंगे कि परपेंडिकुलर जो है हमारा, ये इक्वल आ जाएगा किसके भाई, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के, है ना। ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी होते हैं। तो परपेंडिकुलर मेरा 3 के इक्वल आ गया। अब क्या बचा है, अब बस मुझे भाई साइन वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब तो कोई मुश्किल है नहीं। अब चाहे कोई भी वैल्यू पूछा है, साइन थीटा पूछा गया है, तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ये सर। परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स आ चुका है मेरा, हाइपोटेन्यूज 5 दिया था, 3/5 मेरा साइन थीटा की वैल्यू हो गई। फिर अगर और भी आपसे पूछे जाते, मान लो यहीं पे जैसे पूछा नहीं गया था लेकिन मैं बता देता हूँ, मान लो टेन की वैल्यू पूछी आती, तो टेन थीटा आप कैसे फाइंड करते, तो टेन थीटा आप निकाल लेते भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि 3/4 हो जाता, है ना। फिर आपसे पूछा था भाई नहीं बताओ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 4/3 हो जाता। अभी बताया था टेन थीटा का रेसिप्रोकल, ये आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर करके भी चेक कर सकते हो। फिर आपसे पूछा जाता कॉसेक थीटा बताओ, तो कॉसेक थीटा कौन सा मुश्किल काम है, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा 3/5 आया था, तो ये 5/3 आ जाएगा, राइट। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। आपने देखा कि मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें वो है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, है ना। भाई हम क्या करेंगे, कुछ हम पर्टिकुलर एंगल्स लेंगे और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की साइन कॉस और टेन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर तीनों नहीं याद कर पा रहे हो तो साइन तो अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं याद किया, 10th में याद किया था, भूल गए हो, जो भी हुआ है, तो अभी आप तैयार हो जाओ एकदम मैजिक से याद करने के लिए इसको, है ना। 2 मिनट में अभी याद होगा ये कैसे, देखो। सबसे पहले आप इतना याद कर लो कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या याद हुआ इतना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 साइन 90 1। तो मतलब कि साइन की अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो एंगल मेरा 0 से 90 तक जैसे चलता है, तो वैल्यू साइन की 0 से 1 तक चलती है। जो मेरा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये 0 से 1 तक चलता है ना। तो इसके बीच में साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, जो भी वैल्यू आएगी ये 0 से लेके 1 के बीच की आएगी, ये आपको बताऊंगी जी बात। अब कौन सी आएगी इसमें, क्या वैल्यू आएगी भाई, तो साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री तो आपको याद हो चुका है। अब मैं कहूँगा भाई जल्दी साइन 45 भी याद कर लो, 1/√2। ठीक है, क्या याद हो गया है आपको, याद करना है ना। ये आपको अच्छे से लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें आपको कोई भी ट्रिक वगैरह जल्द काम नहीं करेगी। आप ट्रिक से याद करोगे तो बहुत टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो साइन 45 डिग्री आपने याद कर लिया, 1/√2 होता है। अच्छा, बचा क्या, साइन 30, साइन 60 डिग्री। अब ये कैसे याद होगा सर, तो इसको याद करने का देखो तरीका, एक की वैल्यू होती है 1/2, इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक की वैल्यू होती है √3/2। अब तुम लोग ये बताओ कि भाई 30 डिग्री में क्या लिखूँ मैं, यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या लिखूँ और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या लिखूँ यहाँ पे, है ना। तो कन्फ्यूजन इसी में होता है बच्चों को। ज़्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि एक जगह 1/2 होता है सर, एक जगह √3/2 होता है, कहाँ पे कौन सा होता है ये डाउट होता है। तो
इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, समझो बात को। साइन का आप देख सकते हो, साइन का रेशियो 0 से 1 तक जा रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रही है साइन वैल्यू। जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे साइन वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, आपने देखा साइन वैल्यू भी क्या हो रही है, साइन एंगल की इंक्रीज हो रही है भाई। अच्छा, जब साइन वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है साइन 30 डिग्री की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और साइन 60 डिग्री की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, है ना। मतलब साइन 30 डिग्री जो होगा वो साइन 60 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए आपको। तो अब मैंने कहा एक जगह 1/2 आएगा, एक जगह √3/2 आएगा। तो इन दो में से आप ये पता कर लो कौन छोटा है। जो छोटा होगा वो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, और जो बड़ा होगा वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो 1/2 और √3/2 में देखोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है हमारा। 1 और √3 में आप देखो कौन बड़ा है, तो √3 बड़ा है, 1 छोटा है। तो 1 हमारा इधर आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। इतना क्या याद हो गया आपको? आई होप इतना याद हो गया। तो ये तो पहली लाइन आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब पहली लाइन आपको ऐसे याद होनी चाहिए 100%, चाहे कुछ हो जाए। फिर इसके बाद क्या है भी, इसके बाद देखो आपसे कहा जा रहा है cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री उतना होता है इतना साइन 90 डिग्री था। cos की ये जो लाइन है ये पूरी लाइन साइन की लाइन के उल्टा चलेगी, है ना। साइन 90 डिग्री जो था वही cos 0 डिग्री होगा, मतलब 1 होगा। और साइन 0 डिग्री जो था वो cos 90 डिग्री होगा, मतलब 0 होगा। तो cos की वैल्यू 1 से लेके 0 तक जाती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद cos 45 डिग्री 1/√2 ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 45 डिग्री तो इधर से चलो आप, चाहे आप इधर से चलो, 45 डिग्री बीच में ही आ रहा है। तो साइन 45 डिग्री भी इन ऊपर वाली लाइन में बीच में था, cos 45 डिग्री नीचे वाली लाइन में बीच में आएगा। तो जितना साइन 45 डिग्री है उतना ही cos 45 डिग्री है। फिर आप क्या करो, इसके बाद आपसे पूछा रहा है cos 30 डिग्री, तो तुम कहोगे cos 30 डिग्री सर उतना होगा जितना साइन 60 डिग्री होता है, तो आ जाएगा √3/2 के बराबर। फिर इसके बाद cos 60 डिग्री पूछा आ रहा है, तो आप कहोगे सर उतना होता है इतना साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री आपका आया था 1/2 के इक्वल, राइट। इतना तो आई थिंक क्लियर हो गया अच्छे से। अब बची बस tan की वैल्यू। tan की वैल्यू समझने के लिए एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर होता है हमेशा, ये हमेशा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये बात आप अच्छे से रट लो। पहले तो नहीं रट पा रहे हो तो मैं ये बता भी देता हूँ कैसे आया। भाई साइन हमें पता है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। जब आप डिवाइड करोगे दोनों को तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच गया हमारा। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो भाई tan कहते हैं। तो साइन अपॉन कॉस हमारा क्या tan के बराबर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो tan मैं निकाल सकता हूँ, अगर मुझे tan 0 डिग्री निकालना है तो tan 0 डिग्री मैं निकालूंगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 करके। तो साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, tan 0 आ जाएगा 0/1। 0/1 का मतलब है कि भाई 0 आ गया आपका। फिर tan 90 डिग्री बताओ कितना होगा, तो ये 1/0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 अपॉन कॉस 90 मतलब 1/0, मतलब कि 1/0 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, या इसको नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, 10 की बुक में आपकी लिखा होता है मैथ्स में, ठीक है। tan 45 बताओ कितना होगा, तो आप tan 45 कैसे करोगे, 1/√2 डिवाइड बाय, मतलब इसको जो है इसको इससे डिवाइड कर दोगे आप, तो रूट ये तो भाई 1 ही आ जाएगा सीधा सीधा रेशियो। तो यहाँ पे मेरा रेशियो आ गया 1। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 1/2 का √3/2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा। तो अगर कोई √3 बता रहा है, मैं बता दूं √3 नहीं, यहाँ 1/√3 बचेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, √3/2 अपॉन 1/2 करोगे तो ये √3 के इक्वल आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री मेरा आ गया किसके इक्वल, √3 के इक्वल। तो यहाँ तक तो आई थिंक पूरी अच्छे से आपको ये टेबल याद हो गई होगी। अब ये इस टेबल में आप अब नहीं बोलोगे कि सर ये टेबल मुझे याद नहीं होती या याद नहीं है। अब भी आप अगर ऐसा कहते हो तो भाई अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक आपने देखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की साइन कॉस tan वैल्यू क्या होती है। अब अगर मैं कहूँ बताओ 37 डिग्री और 53 डिग्री की साइन कॉस वैल्यू क्या होती है, तुम लोगों को सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आप दे रहे हो, ये तो अभी तक पढ़ा नहीं हमने। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं 11th-12th में कई बार, तो ये समझ लो क्या चीज़ है। तो अगर आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री का पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करना है, एक स्पेशल ट्राइंगल बनाना है। इसको मैंने स्पेशल ट्राइंगल लिखा है, कुछ टीचर इसको मैजिक ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स इसको 3-4-5 ट्राइंगल भी कहते हैं। तो 3-4-5 से भी आप याद रख सकते हो। 3-4-5 ट्राइंगल क्यों कहेंगे भाई इसको, क्योंकि भाई इस ट्राइंगल की एक साइड 3 यूनिट्स होती है, एक साइड 4 होती है, एक साइड 5 होती है, ऐसा ट्राइंगल आपको लेना है। तो क्या मैं, अगर ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है तो क्या मैं इस साइड को या इस साइड को 5 यूनिट्स मान सकता हूँ, नहीं, 5 क्योंकि सबसे बड़ा है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा,
तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मेरा 5 यूनिट हो जाएगा। बाकी आप एक को 3 मान लो, एक को 4 मान लो, किसको क्या मान रहे हो उससे भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने क्या कहा कि जो 5 और 3 साइड के बीच वाला, 5 और 3 के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इन दो साइड के बीच में, ये एंगल होता है 53 डिग्री का। इतना याद कर लो। तो भाई तुमने याद कर लिया कि ये एंगल मेरा कितना होगा, 53 डिग्री का होगा ये एंगल। तो बचा हुआ ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा बताओ भाई। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए आप। तो भाई यहाँ पे 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस दिस एंगल 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो जब आप थोड़ी सी कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, है ना, वो आपको खुद पता होना चाहिए। ये एंगल आ जाएगा 37 डिग्री के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब ये भाई आ गया आपका 37 डिग्री के इक्वल। ओके, ये एंगल आ गया 37 डिग्री के इक्वल। अब आपसे पूछा रहा है साइन 37 बताओ, कॉस 37 बताओ। अब आप बता ही लोगे। अब बचा ही क्या, तो आप बैठ जाओ पहले 37 डिग्री पर। जो आपसे 37 डिग्री की साइन कॉस वैल्यू पूछी गई है, 37 डिग्री वाले एंगल पे बैठ जाओ। देखो भाई परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो साइन 37 क्या आ जाएगा, साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं एक ही बार। तो ये आ जाएगा कितना भाई, 3/5 आ जाएगा आपका। सिमिलरली cos 37 पूछा जाए तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अभी आप बैठे 37 ही डिग्री वाले पर हो क्योंकि 37 का की cos वैल्यू पूछी गई है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर दोगे, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर दोगे, जो कि आपका आ जाएगा कितना, 4/5 आ जाएगा। फिर साइन 53 डिग्री अगर आपसे पूछा है तो भाई साइन 53 डिग्री कितना होगा। अब आप यहाँ से उठोगे बहुत तेज, आप यहाँ से उठ के पहुंच जाओगे इधर वाले एंगल पे 53 डिग्री वाले पे, क्योंकि 53 का पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ बैठ के अभी नहीं बता पाओगे। तो आप 53 डिग्री वाले एंगल पे बैठोगे, आप कहोगे कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई परपेंडिकुलर यहाँ 4 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो साइन 53 डिग्री मेरा कितना आ जाएगा, 4/5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ रहा है मेरा 4/5 के इक्वल। अच्छा जी, कॉस 53 डिग्री कितना आ जाएगा, तो आपने फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया तो ये 3/5 आ जाएगा। भाई देखो 53 डिग्री पे आप बैठे हो, बेस ये हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा। पहले जब आप यहाँ बैठे थे तो 3 मेरा परपेंडिकुलर था, लेकिन जब आपने जगह बदल ली, यहाँ पे बैठ गए, तो ये मेरा बेस हो गया। तो ये वाली 3 बेस के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज तो 5 हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका आ गया। फिर अगर इसमें कोई tan वैल्यू पूछ ले आपसे, तो आप चाहे tan को जैसे भी निकालो, आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालो, या आप साइन अपॉन कॉस करके निकालो। फिर आपसे सेक कोसेक पूछा है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे सिंपली। ठीक है, तो आप किसी भी एंगल का साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी तक आप इतने एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ चुके हो। अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो, आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और 2 कॉस 0 डिग्री का आपको सम बताना है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब तुम कहोगे सर ये कौन सी चीज़ लिखी है, बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे कि ये सर स्क्वायर यहाँ बीच में कहाँ आ गया, या तो आप इसको यहाँ लगाइए। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। तो साइन 30 डिग्री बताओ कितना होता है भाई, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1/2 होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा। 1/2 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस 2 इंटू कॉस 0 कितना होता है, तो कॉस 0 क्या 0 होता है, जी नहीं, कॉस 0 होता है 1 के इक्वल, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा ये। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया, और ये और आगे सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया यहाँ मेरा, और ये कितना आ जाएगा बताओ भाई ऊपर 5 आ जाएगा। तो 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है आपको। इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साइन 37 डिग्री प्लस 4 tan 37 डिग्री पूछा गया है। तो देखो भाई ये कैसे होगा, तो 5 इंटू साइन 37 कितना था, अभी पीछे देखा था आपने कि भाई 37 डिग्री वाले एंगल पे आप बैठे, तो 3/5 आ गया मेरा साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 होता है 3/5, तो यहाँ मैं कितना लिख दूँ भाई, ब्लू पेन, 3/5 आ गया ये, प्लस 4 इंटू tan 37 डिग्री। tan 37 कितना आएगा, जब आप वही अपना मैजिक ट्राइंगल या 3 4 5 ट्राइंगल लगाओगे तो इसमें 3/4 आ जाएगी tan 37 की वैल्यू। 5 से देखो 5 कैंसिल हो रहा है भाई, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, बचा मेरे पास खाली 3 + 3, जो कि कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। क्लियर वही बात है, अरे यार इसको काट के देख लो, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, समझ में आ गई बात। तो आपका 9 आंसर आ गया, है ना। तो ये तो पार्ट क्लियर हो गया आपका। अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी थी वो 10th के सिलेबस की थी, बस एक चीज़ 37 और 53 डिग्री वाली चीज़ नहीं थी आपके 10th में के सिलेबस वाली। अब आपको पढ़ना है ASTC रूल। भाई ASTC रूल क्या है,
तो ASTC रूल देखो, सबसे पहले इस रूल का यूज़ क्या है ये समझो, क्या ज़रूरत है इस रूल की, ये जो अजीब सा रूल है। तो इसकी ज़रूरत ये है भाई, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम पता करते हैं, पता करने को कहेंगे टू फाइंड, है ना। इससे हम फाइंड करते हैं साइन ऑफ फंक्शन, मतलब कि जो भी फंक्शन है हमारा किसी एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस वैल्यू, उसका हम साइन पता करते हैं। क्या मतलब है भाई, कि जैसे मान लो भाई मैंने कहा 120 डिग्री का एंगल है, तो इसके बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ हमें पता चलेगी ASTC रूल से। कैसे भाई, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये y एक्सिस होती है मेरी वर्टिकल एक्सिस, और ये x एक्सिस होती है। पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y के बीच में ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इधर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इधर थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये आप 9th में भी पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथ्स में, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ समझ लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप याद रखो A फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है A फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है इसमें। मतलब क्या है इसका भी बताता हूँ मैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप याद रखो कि साइन पॉजिटिव, S फॉर साइन, S का मतलब है साइन, साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, है ना। अब साइन पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan आप याद रखो, T फॉर tan, है ना। tan पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, tan पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल कॉर्ड भी पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स। फिर भाई अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप याद रखो कि कॉस पॉजिटिव होगा, C फॉर कॉस, है ना। और कॉस पॉजिटिव है तो आपको बताना चाहिए रेसिप्रोकल जो होता है इसका सेक, वो भी पॉजिटिव होगा, और बाकी सब निगेटिव होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल लाई करेंगे, कैसे पता कौन सा एंगल लाई करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पे आप मान लो ये 0 डिग्री का एंगल आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई जो आप एंगल बनाओगे ऐसे ही तो बनाओगे, दोनों आर्म्स इधर ही होंगी, तो 0 डिग्री एंगल तो बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ भाई बन रहा है आपका, मैंने कहा 0 डिग्री का एंगल। फिर अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, एक आर्म तो आपने यहीं रखी 0 डिग्री पे और एक आर्म आपने ऐसे बना दी, तो ये एंगल देखो एक एक्यूट एंगल बन रहा है। फिर जैसे मैंने कहा और बड़ा एंगल बनाओ तो आप कहोगे लो सर इतना बड़ा बना दिया। मैंने कहा और बड़ा बनाओ लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो आप कहोगे लो सर इतना बना दिया। फिर मैंने कहा और सबसे बड़ा बनाओ, बहुत बड़ा बनाओ लेकिन वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा लो सर इतना बड़ा बना दिया मैंने, अब और क्या चाहते हो। तो ये जो सबसे बड़ा एंगल बन रहा है ये सब सारे एंगल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, तो 0, और ये जो एंगल सबसे बड़ा एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होते हैं जिनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं, वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, है ना। और उसमें चाहे आप साइन की वैल्यू लो, चाहे कॉस की वैल्यू लो, चाहे tan की वैल्यू लो, सब कुछ पॉजिटिव आएगा। मतलब जैसे मैं कहूँ साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री पॉजिटिव होगा, tan 45 डिग्री पॉजिटिव होगा, tan 63 डिग्री, 63 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब tan 63 डिग्री भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप याद रखो साइन की वैल्यू बस पॉजिटिव होगी, बाकी जितने हैं tan और cos इन दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी, है ना। क्या मतलब है, अब अगर आप इससे बड़ा एंगल बनाओ, एक तो भाई आर्म इधर ही है 0 डिग्री की तरफ, और एक आर्म मैंने बड़ी कर दी, इतना बड़ा एंगल हो गया, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, 90 डिग्री से बड़ा, हो सकता है 120 डिग्री का एंगल हो मे बी, या 135 डिग्री का समथिंग। तो ये जो एंगल है, जो एंगल्स 90 डिग्री से इधर तक आएंगे, ये कौन सा होगा, इधर इसी तरह से 180 डिग्री आ जाएगा, तो 180 डिग्री को मैं इधर लिखूंगा, है ना, और इधर मैं लिखूंगा 270 डिग्री को। तो अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 90 डिग्री से बड़ा एंगल चलता जाएगा, फिर सबसे बड़ा एंगल जो आप इधर सेकंड क्वाड्रेंट में बना सकते हो 180 डिग्री का है इस तरह से, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट तक जा रहा है। मतलब कि हम कहेंगे कि 90 डिग्री से 180 के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं वो मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स होंगे उनकी आप याद रखो साइन वैल्यू बस पॉजिटिव होगी, और साइन पॉजिटिव होगी तो ऑफकोर्स कॉसेक भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि भाई कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल ही तो होता है ना। कॉस और tan वैल्यू निगेटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे मैं कहूँ भाई बताओ कॉस, मैंने पूछा बताओ साइन ऑफ 130 डिग्री कितना होगा, तो आप पहले देखोगे 130 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब मैं कहूँ कि और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। फिर अगर मैं पूछूं वहीं बताओ कॉस 130 डिग्री कितना का मतलब क्या होगा, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कॉस 30 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, सॉरी कॉस 30 नहीं, कॉस 130 डिग्री, कॉस 130 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप कहोगे सर ये एंगल भी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस एंगल की कॉस वैल्यू भी, क्योंकि साइन सिर्फ पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस तो पॉजिटिव है नहीं, तो कॉस यहाँ पे निगेटिव होगा, तो कॉस 130 डिग्री आप कहोगे क्या आएगा, निगेटिव आएगा।
माइनस में आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और tan की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, ASTC रूल ऐसे ही आपको याद रखना है, ऑल साइन tan कॉस। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्वाड्रेंट में भाई 180 और 270 के बीच में मान लो कोई एंगल है, मतलब कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा है बट 270 डिग्री से छोटा है, तो आप याद रखो उसकी tan वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, और साइन कॉस दोनों वैल्यू निगेटिव होगी। बहुत आसान है, देखो जब tan वैल्यू पॉजिटिव होगी तो साइन कॉस निगेटिव होगा, या तो फिर दोनों चीज़ें, या तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तभी तो साइन अपॉन कॉस करोगे आप तो पॉजिटिव आएगा। ये बात नहीं समझ में आई है तो बस इतना समझ लो कि tan पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी सब निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल आ रहा है तो उसकी कॉस वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेक वैल्यू भी ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इस रूल को देखो भाई, आपको समझ में आ गया कि इस रूल से हम क्या करते हैं, साइन पता करते हैं। साइन का मतलब है कि प्लस में है कोई एंगल पॉजिटिव है या फिर कोई एंगल नहीं, कि साइन मतलब सॉरी साइन या कॉस वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है किसी एंगल की, ये तो पता चल गया। अब लेकिन अगर मैंने भाई आपसे कहा कि कॉस 120 डिग्री बताओ होता कितना है, ये तो बता दोगे तुम ASTC रूल से कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये भी बताओ आप कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, तो कहोगे सर ये आप क्या पूछ रहे हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं कुछ भी पूछते हैं। तो भाई इसको देखते हैं आगे। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि किसी भी अननोन एंगल, ऐसा एंगल जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, मतलब 135 डिग्री हो गया आपको, या 210 डिग्री आ गया, मान लो 150 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया, ये सब एंगल आ गए। इन सब एंगल को साइन और कॉस वैल्यू फाइंड करनी, या तो आप याद करो सब कुछ, तो याद करना तो भाई बहुत आसान काम नहीं है, याद करना हो आप याद कर लो, ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा, आप ChatGPT से निकाल सकते हो। बट ये जो रूल मैंने बताया, इस रूल से आप वो एंगल्स फाइंड कर सकते हो आसानी से। इस रूल को ASTC रूल भी कह सकते हैं। तो हम इससे क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स फाइंड करेंगे। देखो अब ये मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख दिए हैं, 3 स्टेप लिखे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। इन 3 स्टेप से आप किसी भी अननोन एंगल, जैसे मान लो मैंने पूछा 150 डिग्री का बताओ, साइन 150 डिग्री बताओ, तो आप वो फाइंड कर लोगे ऑफ कोर्स, है ना। बट हाँ, लेकिन ये समझ में रूल आपको तभी आएगा जब आप इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। तो मैं जल्दी से एक बार इन रूल्स को समझा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझेंगे इसको। स्टेप 1 में देखो आपको क्या भाई, ASTC तो आप चेक कर लोगे कि पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी वैल्यू, अलग बात होगी। फिर आपको क्या करना है, जो भी एंगल दिया है, मान लो आपको थीटा एंगल दिया है, इसको आप स्प्लिट कर लोगे x प्लस या x माइनस वाई में, x प्लस वाई या x माइनस वाई में आप इस तरह से स्प्लिट कर दोगे। ठीक है, क्या मतलब इसका भी समझ में आएगा। ऐसे स्प्लिट करना है कि x आपका 180 डिग्री 360 डिग्री या 0 डिग्री के बराबर हो, और ये या फिर x 90 डिग्री 270 डिग्री हो। इसको सपोर्टिंग एंगल भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये सपोर्टिंग एंगल होता है x, क्योंकि सपोर्टिंग एंगल क्यों, क्योंकि भाई ये एंगल्स एक्सिस पे लाई करते हैं। 0, 180, 360 डिग्री ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करते हैं, 90 और 270 डिग्री वर्टिकल एक्सिस पे लाई करते हैं। अभी आपने देखा था ग्राफ में, ये जो ग्राफ बना था। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आप ये बात ध्यान रखो कि 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री, इस तरह से अगर आप x ले रहे हो तो फंक्शन सेम रहेगा। मतलब अगर साइन था तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस में नहीं बदलेगा, है ना। tan था तो tan का tan रहेगा, किसी और में नहीं बदलेगा। और अगर x आपका 90 डिग्री या 270 डिग्री के बराबर है, तो ये हमारा अगर साइन था इसके पहले, मतलब जैसे मान लो आपको पूछा गया साइन 120 डिग्री, तो आपने मान लो इसको ऐसे स्प्लिट किया कि x 90 डिग्री आ रहा है या 270 डिग्री आ रहा है, तो साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन। अगर tan है सिमिलरली तो tan का कॉट बन जाता है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन समझ लो आप। ठीक है, इसी तरह से इतना तो पहले आपने कर लिया। फाइनल स्टेप में आपने क्या किया, x को हटा दिया, मतलब x का काम बस ये था कि हमें चेक करना था कि फंक्शन बदलेगा या फिर सेम रहेगा, है ना। इसके बाद आप x को हटा दोगे और फाइनल फंक्शन को y के साथ लिख के वैल्यू फाइंड कर लोगे। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन किए बिना। तो क्वेश्चन करोगे तो लगेगा कि ये तो बहुत आसान है सर। भाई देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको जैसे पूछा गया है साइन 120 डिग्री फाइंड करो, तो साइन 120 डिग्री आप कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले तो भाई मैं 120 को तोड़ के लिखूंगा क्या, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आप इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, चाहे आप 90 प्लस 30 लिखो 120 आता है, 180 माइनस 60 लिखो तो भी 120 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ भी भाई मैंने देखा मेरा सपोर्टिंग एंगल जिसको मैं x कह रहा था वो 90 के बराबर है। जब 90 है तो यहाँ देखो साइन का बदल के कॉस हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या करोगे, इसको बदल के कर दोगे कितना, कॉस, है ना, और आप लिख दोगे कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री बताओ कितना होता है भाई, कॉस 30 डिग्री आपने पढ़ा था √3/2 होता है ना। इतना तो आ गया, ये वैल्यू आई है, लेकिन अभी साइन नहीं पता चला है। ये नहीं कि ये पॉजिटिव में कॉस 30 डिग्री पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का √3, नो 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 नो,
देखो इसका मतलब है कि भाई यहाँ जो साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगेगा माइनस का साइन लगेगा, ये इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिसाइड होगा कि 120 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा था, जैसे 120 के साथ यहाँ साइन लगा था, तो साइन डिसाइड करेगा कि यहाँ माइनस होगा या फिर प्लस होगा। ठीक है, तो √3/2 जो है, अब आप बताओ सबसे पहले आप कैसे चेक करोगे कि साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप देखो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में आता है, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसीलिए +√3 मेरा आंसर आ चुका है, +√3/2 आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा इस तरह से दूसरा आपसे भाई पूछा गया है साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री भी फाइंड कर लेते हैं, सेम रूल्स है ना। अब अगर आप साइन 180 डिग्री याद कर लो कि 0 होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं अगर याद होता है, अगर कभी भूल जाओ आप, तो आप भाई जो अभी टेक्निक बताई है इसी से फाइंड कर सकते हो। 180 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 90, है ना, 270 - 90 भी लिख सकते हो, है ना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा ठीक है 180 + 0 भी लिख सकते हो इसको, मजे की बात तो ये है ना कि 180 + 0 लिख के कर सकते हैं सॉल्व, तो 180 + 0 लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, साइन 180 डिग्री + 0 की 180 + 0 भी तो भाई कितना आता है, हमारा जो है 180 आएगा भाई है ना। तो साइन 180 डिग्री कितना होता है बताओ मुझे, तो अच्छा सॉरी क्या पूछ रहा हूँ मैं ना, साइन 180 डिग्री हमें पता करना है। अब यहाँ देखो हमने स्प्लिट कर लिया है x + y के फॉर्म में। अब यहाँ देखो मेरा 180 डिग्री x एक्सिस पे आता है, तो 180 डिग्री अगर होगा, रूल में मैंने बताया था कि फंक्शन सेम रहेगा, तो साइन का कॉस में नहीं बदलेगा। यहाँ पे तो भाई 90 डिग्री था, तो इसीलिए हमने साइन का कॉस कर लिया। अगर यहाँ पे 270 आता तो भी हम साइन का कॉस में बदलते, लेकिन यहाँ पे अगर 180 है तो साइन को हमें कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा भाई मेरा आंसर, तो बस मैं इसको साइन ही करके लिख दूंगा और साइन 0 डिग्री लिख दूंगा। साइन 0 डिग्री कितना होता है भाई, 0 होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि +0 आएगा कि -0 आएगा। ठीक है, ASTC रूल्स है। ओके, इसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट, फाइंड साइन 150 डिग्री और कॉस 210 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री फाइंड कर लेते हैं, है ना, फिर से इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको अगर अभी तक नहीं हुआ है। साइन 150 डिग्री पहला स्टेप, स्प्लिट करो, स्प्लिट कर दो 150 को, तो 90 डिग्री प्लस मैं लिखूंगा 60 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो आप, 180 - 30 भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री वर्टिकल एक्सिस पे होता है, तो 90 डिग्री बताया था साइन कॉस में बदलता है, साइन बदल जाएगा कॉस में, यहाँ आ गया कॉस 60 डिग्री। तो बताओ कॉस 60 डिग्री कितना होता है, √1/2, राइट। तो ये तो मेरी वैल्यू आ गई। अब प्लस का 1/2 की माइनस का 1/2 पता चलेगा साइन से, साइन 150 से। तो आप देखो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे कॉस 210 डिग्री। देखो भाई कॉस 210 डिग्री, फिर से वही काम करूंगा मैं। कॉस को मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने 180 डिग्री + 30 डिग्री लिख दिया है ना, भाई लिख सकते हैं, ठीक है। 270 माइनस कितना 60 भी लिख सकते हो आप, 210 ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री है, क्या मैं कन्वर्ट करूँ कॉस को साइन में, तो आप देखो यहाँ 180 है, 90 या 270 होता तो एक कॉस साइन में बदलता, लेकिन 180 है तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, तो यहाँ कितना रहेगा मेरा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो कॉस 210 डिग्री मेरा आ गया √3/2। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई है, क्योंकि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये भी पता करना बाकी है। तो आप पता करो सबसे पहले 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 210 आता है 180 और 270 के बीच में। 180 था आपका हॉरिजॉन्टल, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है बेसिकली, है ना। 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ भाई कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो ASTC, तो AS tan पॉजिटिव होता है मेरा थर्ड में, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, कॉस तो निगेटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव में आ गई, तो कॉस 210 डिग्री मेरा आ गया -√3/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप क्लियर है पूरा आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, कॉस 300 डिग्री भाई आपसे पूछा आ रहा है, तो फाइंड करो कॉस 300 डिग्री, पॉज करके फाइंड करो, ट्राई करो इसको क्वेश्चन को एक बार पॉज करके, वीडियो को नहीं करना है, ठीक है मैं ही बता देता हूँ। कॉस 300 डिग्री को सबसे पहले तोड़ लो, है ना, क्या 360 माइनस 60 लिख दें, चलो यही लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं आप। 270 + 30 भी लिख सकते हो, 360 - 60 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 360 डिग्री मेरा आता है 0 डिग्री के बगल में एक्स एक्सिस पे, तो 360 डिग्री होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा, अभी रूल में बताया था, रूल आप एक बार पढ़ लेना और अच्छे से।
साइन कहाँ मैं ये दे रहा हूँ, तो ये कॉस ही रहेगा, कॉस का 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। माइनस का कि प्लस का, तो 300 डिग्री देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है ASTC से, तो ये आपका आ जाएगा कितना, +1/2। अब ये प्लस मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्लस लिखने की वैसे यहाँ जरूरत नहीं है, +1/2 क्या मतलब है ना। खैर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है tan 225 डिग्री, tan आ गया भाई यहाँ पे। अब देखो tan 225 डिग्री को आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप tan पहले sin 225 डिग्री निकाल लो, cos 225 डिग्री निकाल लो, फिर sin अपॉन cos करके tan निकाल लो, वो भी मेथड बिल्कुल सही है ना। तो वैसे आप ट्राई करना, लेकिन मैं यहाँ पे tan से ही डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। तो tan मैं यहाँ लिखूंगा, tan को इसको देखो 180 + 45 भी लिख सकते हैं, 180 + 45 लिखूंगा मैं, तो 180 यहाँ पे आ जाएगा मेरा सपोर्टिंग एंगल की जगह। 180 होगा तो फिर tan का tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से बता देता हूँ। एक तो भाई इसको लिख सकते हैं आप क्या, 180 डिग्री, ब्लू कहाँ से आ गया, जब येलो है तो येलो ही सही है, 180 डिग्री + 45 डिग्री कितना आ जाएगा भैया। अब देखो इसको 180 डिग्री है, 180 का 180 रहेगा, tan को मैं वैसे ही लिख दूंगा, तो tan 45 डिग्री आ जाएगा। कितना होता है भाई tan 45 डिग्री, 1 के बराबर होता है। अब पॉजिटिव का 1 कि नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 1 भी हो सकता है। 225 डिग्री देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये 180 और 270 के बीच में आ रहा है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, तो मतलब कि tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो ये प्लस का ही बन रहेगा मेरा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का, भाई आप यहाँ पे 270 ले लेते। एक और क्वेश्चन है क्या इसके बाद, नहीं एक और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है देख लेते हैं। तो इसी में मैं बता देता हूँ भाई दूसरा तरीका जो था यहीं पे, है ना, कि भाई tan 225 डिग्री जो लिखा है, इसको सबसे पहले मैंने देखो यहाँ डायरेक्ट स्प्लिट करके आपको बताते हैं ना, स्प्लिट करके मैंने 270 में स्प्लिट कर दिया। मैं लिखा 270 डिग्री माइनस हाउ मच 45 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। अब 270 डिग्री देखो, इसको आप क्या करोगे, चेंज करोगे, कॉट कर दोगे tan की जगह, tan का कॉट बन जाएगा। तो आप इसको चेंज करके, क्योंकि 270 डिग्री लिया है मैंने, 270 में चेंज होता है, तो इसको आप लिखोगे कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री कितना होता है, तो tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1 होता है, तो कॉट 45 1 का रेसिप्रोकल 1 ही तो आएगा, ये भी 1 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका 1 के बराबर आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव तो आप सेम तरीके से पता करोगे जैसे ऊपर बता किया था। ठीक है, तो चाहे आप जिस तरीके से भी करो सॉल्व, आपका आंसर यही आना है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया है आपको अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, है ना। तो भाई ये भी आपने देख लिया कि अब आप किसी भी एंगल का फाइंड कर सकते हो, कि अगर मैं कहूँ भाई 210 डिग्री का बताओ साइन कॉस वैल्यू, तो आप बता लोगे आराम से इसी रूल को यूज़ करके। 150 डिग्री का अभी निकाला ही था हम लोगों ने, राइट। तो आप इस तरह से किसी का भी, अगर मैं कहूँ कॉस 180 डिग्री बताओ, है ना। एक और मैंने ये पूछा आपसे, मान लो क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई कॉस 180 डिग्री बताओ आप, तो क्या नहीं बता पाओगे कॉस 180 डिग्री, करना ट्राई करके कमेंट में बताना कॉस 180 डिग्री। ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस आपको इतना समझना है कि साइन कर्व जो होता है, साइन का जो ग्राफ बनता है वो 0 से शुरू होता है और इस तरह से जाता है। क्यों भाई, देखो मैंने एक्स एक्सिस पे एंगल्स ले लिए हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, और ऊपर वाई एक्सिस पे मैंने साइन वैल्यूज ले ली हैं, है ना, +1 -1, और यहाँ और भी आ जाएंगी, मतलब और भी यहाँ लिखा सकता था, 0 यहाँ आता, फिर 1/2 आया था, 1/√2 आया था, √3/2 आया था, एंड सो ऑन, है ना, मतलब माइनस में नहीं चलता, ऊपर प्लस में चलता। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि साइन कर्व में सिर्फ मुझे ये बताना है कि कर्व क्या है यहाँ पे, है ना, बाकी आपका इस चैप्टर में बहुत काम का नहीं है इसमें, है ना। तो अभी के लिए आप इतना समझोगे काम बन जाएगा आपका। तो साइन 0 डिग्री मुझे पता है 0 होता है, टेबल में देखा था आपने, तो साइन 0 डिग्री क्योंकि 0 होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया आपने, तो देखो साइन 90 की वैल्यू +1 होती है, यहाँ पे आ गया, तो इसका जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इस तरह का ग्राफ आता है ना, 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कहानी है। फिर कॉस का कर्व कुछ कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू +1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 डिग्री पे कॉस मेरा मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है। तो यहाँ पे भाई जो ग्राफ बनेगा वेव टाइप का बनेगा, इसका भी एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ से सबसे कम होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि ये जो वर्टिकल हाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई थिंक इस तरह से क्लियर हो गई आपको। ठीक है, ये ग्राफ्स बस आपको पहचानना सीख लो आज की डेट में, है ना, कि साइन कर्व और कॉस कर्व के ग्राफ्स दिखते कैसे हैं। अगर आपको कहीं इस तरह का ग्राफ बना है तो आप समझ जाओगे साइन का फंक्शन है, कहीं पे अगर इस तरह का ग्राफ बना है तो आप समझ जाओगे जिस भी प्रॉपर्टी की जिस चीज़ का भी ये ग्राफ है वो कॉस का कर्व है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई, अब आती है मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सिर्फ आपको जितनी आपकी स्क्रीन के सामने अभी लिखी हैं आइडेंटिटीज, सिर्फ इतनी ही आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ये आपके नीट के सिलेबस के लिए, नीट के लेवल के लिए। क्या है आइडेंटिटीज? पहली आइडेंटिटी तो है भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका, थोड़ा समझा देते हैं आपको कि भाई, कि मान लो जैसे कहीं लिखा है, मैंने कहा कि साइन, एक मिनट इसको नीचे बता देते हैं आपको ना, यहीं आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, है ना। अब मैंने कहा भाई कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, है 90 माइनस 30, थीटा यहाँ पे 30 मान लिया मैंने, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 30 की का मतलब है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि 90 माइनस 30 60 होता है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ये भी होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू थी वही कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है। और अगर यहीं मैं कहूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब कि जैसे मैं अगर कहता कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो है 1/2, साइन 60 डिग्री, साइन 90 माइनस 60 करोगे तो साइन 30 डिग्री आएगा, 1/2 आ जाएगा। बस यही है आईएनटी है। इस आईएनटी को हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। नेक्स्ट सेकेंड आईएनटी देखो क्या है आपकी, आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब आप एक पर्टिकुलर एंगल का लेते हो और उसका सम करते हो तो ये 1 के बराबर आता है। ये आप 10th में भी आपके थी ये वाली आईएनटी। तो फर्स्ट चीज़ जो थी और सेकेंड आईएनटी जो थी, ये सब आपके 10th के सिलेबस का होता है। अब लेकिन थर्ड और फोर्थ आईएनटी जो आप पढ़ोगे ये अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी शायद, है ना। तो ये आपके 11th-12th में नई न्यू आईएनटीज आ जाती हैं। तो पहली आईएनटी भाई देखो क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कई जगह आएगी, ये एक जगह फिजिक्स में आएगी जहाँ पे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, तो एक जगह प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम आईएनटी आई वाली आती है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा होता है रेंज के फॉर्मूले में, वो साइन इंटू 2 थीटा के बराबर आ जाता है। अगर आपने ये पढ़ रखा है पहले से तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूँ फोर्थ आईएनटी की, तो यह कॉस इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका देखो मतलब क्या है, साइन 2 थीटा का, इसका मतलब है कि मान लो कहीं लिखा है जैसे साइन 2 इंटू 15 डिग्री, मान लो 15 डिग्री क्या दिया गया आपको, तो 2 इंटू 15 डिग्री 30 डिग्री होता है। ये बराबर होगा 2 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री का। ये मतलब हुआ इसका, है ना, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, मतलब इस आईएनटी का इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ऐसे 15 डिग्री का आपको दे दिया गया, ये आपको भी दे दिया गया किसका, मान लो दे दिया गया भाई, हाँ 15 डिग्री का वैसे बेसिकली आपको पूछा जाएगा, है ना, इसी तरह के एंगल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, या मान लो 22.5 डिग्री दे दिया गया, तो आपसे पूछा गया भाई बताओ साइन 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, तो आप इसी आईएनटी को यूज करके वो सॉल्व करोगे। अभी इससे एक दो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करोगे तब क्लियर हो जाएगा। तो ये आईएनटी एज इट इज आपको रटनी है। फोर्थ आईएनटी भी आपको रटनी है ऐसे ही कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर होता है ना। अब इस आईएनटी को देखो मैं और क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं सेकंड इक्वेशन से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही लिख सकता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर था, है ना। तो cos स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी आईएनटी का ये दूसरा फॉर्म है। अब ये जो मेरी फोर्थ वाली आईएनटी थी इसमें मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूंगा। तो ट्राई करके देखते हैं। तो कॉस 2 थीटा को तो भाई मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही लिखा रहने दिया, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और -1 पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है। इसके बाद मैंने कहा कि भाई अब आप बताओ ये क्या आगे सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो यहाँ से 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, मतलब ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी आ जाएगी यही चीज़ आपकी। ये भी एक फॉर्म है। तो cos 2 थीटा को आप अब ये अलग से याद रखने की मैं नहीं कहूँगा ज़रूरत है ना, आपको अगर सेकेंड आईएनटी याद है अच्छे से तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपसे कहा जा रहा है फाइंड 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो 2 इंटू साइन, अब यहाँ देखो 15 डिग्री के फॉर्म में दिया है। क्या आपको साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री पता है? नहीं पता है, पता होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई आईएनटी सॉल्व होगा सीधा। यहाँ कौन सी आईएनटी लगेगी भाई, आपने एक आईएनटी पढ़ी थी कॉस 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
इसी को मैं पलट के भी लिख सकता हूँ, तो इसको यहाँ मैं भाई पलट के लिख दूंगा क्या कि 2 sin थीटा इन टू कॉस थीटा, ये मेरा इक्वल होना चाहिए किसके, साइन 2 थीटा, हाँ साइन 2 थीटा के। ठीक है, तो आप देखो अगर यहाँ मैं थीटा को 15 डिग्री मान लूँ, तो मैं इसी आइडेंटिटी को अगर कंपेयर करूँ इस आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन को, तो 2 sin 15 डिग्री इन टू कॉस 15 डिग्री, इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ किसके, बताओ भाई, क्या मैं इसको साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री का इक्वल नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साइन 2 इंटू 15 डिग्री का मतलब है कि 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का इक्वल आ जाएगा आपका आंसर। तो साइन 30 डिग्री तो पता होता है हमको, 1/2, ये आपका आंसर आ गया। कितना टफ है, कोई बहुत टफ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई cos 37 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री। तो यहाँ तो देखो, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होना चाहिए यहाँ, cos स्क्वायर 37 डिग्री, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो स्क्वायर लगना चाहिए था ना। कॉस वैसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 37 डिग्री के आपको पता चल चुके हैं रेशियो, लेकिन नहीं भी पता होता तो cos स्क्वायर 37 डिग्री और साइन स्क्वायर 37 डिग्री यहाँ लिखा होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो सीधे सीधे 1 आ जाएगी। क्यों 1 आ जाएगी, अभी आपको सेकंड आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी से ये आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा है कि भाई cos 15 डिग्री फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे cos 15 डिग्री, cos 15 नहीं, यहाँ cos स्क्वायर 15 डिग्री होना चाहिए ना। cos 15 डिग्री कैसे फाइंड होगा भाई, cos 15 डिग्री पूछा आ रहा है आपसे, cos 15 डिग्री, हाँ होगा फाइन। देखो अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी रहेगी भाई cos 15 डिग्री, तो आप पहले तो ऐसी आइडेंटिटी ढूंढोगे जिसमें सिर्फ cos आता हो, तो cos वाली ये आइडेंटिटी है। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी लगाओ। ये कैसे लगेगी आइडेंटिटी, सबसे पहले तो भाई मैं वो आइडेंटिटी लिख दूंगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या थी, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और आगे क्या था भाई, नहीं कुछ, ओ सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया आपका। हाँ इसके इक्वल मैंने लिख दिया। अब देखो, अब भाई क्या करूंगा मैं, यहाँ पे cos 15 डिग्री पूछा गया है, थीटा को मैं 15 मान लूंगा, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 15 का मतलब है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, राइट, मतलब cos 15 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन सॉल्व करो आप, तो इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ सॉरी, ओके देखो भाई इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री, है ना, माइनस 1 को उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू cos 30 डिग्री आता है 1/2, पूरा देखो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री हमें पता है √3/2 होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपसे पूछा आ रहा है कि भाई लेकिन आपको तो cos 15 डिग्री फाइंड करना था, तो cos 15 डिग्री अभी आएगा इससे, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इस 1 को, ये जो 1 इधर माइनस हो रहा था, इसको इधर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स cos 15 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1, राइट। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक cos 15 डिग्री इधर बचेगा, सॉरी cos स्क्वायर 15 डिग्री बचेगा, cos स्क्वायर 15 डिग्री, है ना, ये इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। और 2 इंटू, अच्छा 2 को मैं उधर भेज के डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। जब आप अब cos 15 डिग्री पूछा गया था, cos स्क्वायर 15 डिग्री तो आ चुका है हमारा, cos 15 डिग्री देखो आ जाएगा किसके इक्वल, √3/2 प्लस 1 अपॉन 2, इसके होल के रूट के बराबर। अब ये थोड़ा अजीब सा आंसर है, लेकिन ये इसी तरह का आएगा आंसर आपका। तो ये सॉल्व इसी तरह से होगा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। और भी आइडेंटिटीज होती हैं, उससे आप इसको फाइंड कर सकते थे, लेकिन उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत मतलब कभी कभी पूछ लेता है ना, बहुत कभी कभी ये पूछा जाता है, तो ये कहानी है। खैर, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफ्स के बारे में। अब ग्राफ्स के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको 3D ज्योमेट्री के बारे में, थोड़ा स्लोप के बारे में पढ़ोगे, ग्राफ इक्वेशंस पढ़ोगे और लास्ट में पढ़ोगे एरिया अंडर ग्राफ। देखते हैं, तो 3D ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि एक एक्स एक्सिस होती थी हॉरिजॉन्टल वाली, और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते थे। अगर आप राइट साइड जाते हो एक्स एक्सिस में, तो वो पॉजिटिव एक्स कहलाती थी, ऊपर जाते हो अगर तो पॉजिटिव वाई कहलाती थी, नीचे जाते हो तो निगेटिव वाई हो जाती थी,
लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव एक्स हो जाती थी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 9th में आपने पढ़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप प्लेन देख रहे हो जो कि एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन कहलाता है, जिसको मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है, ठीक है। ये मेरा प्लस एक्स माइनस वाई प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्चुअली कहलाएगा तो ये भी और ये सब एक्स वाई प्लेन ही है ना। अब मैंने भाई मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, मैंने कहा ये मान लो एक पॉइंट आपका रखा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ते थे छोटी क्लास में, इस पी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स कॉमा वाई के बराबर। भाई कुछ एक्स का मतलब इसका जो एब्सिसा होगा कितना लेफ्ट में है, आसान भाषा में बोले तो मतलब सॉरी कितना राइट में है, और कितना ऊपर है ये हमें वाई से पता चलता था, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखे जाते थे। लेकिन अब मैंने कहा कि भाई इस ये जो पॉइंट था ब्लू कलर का, इसको आप उठा के थोड़ा सा सामने लाओ अपने, ठीक है। जब आप सामने लाओगे तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में चेंज नहीं हो रहे हैं, ये तीसरी डायमेंशन में चेंज हो रहे हैं। ये तो दो डायमेंशन थी भाई, एक डायमेंशन थी एक्स एक्सिस, दूसरी डायमेंशन थी वाई एक्सिस। 11th में जब आप आते हो तो एक डायमेंशन और बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस हमारी होती है इस तरह से सामने की तरफ, ठीक है ना ऊपर ना दाएं ना बाएं, सामने की तरफ। और पीछे की तरफ ऑफ कोर्स, पीछे की तरफ माइनस जेड हो जाएगी, है ना। कि भाई ये मेरी ओरिजिन थी, इसको तो ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से अगर मैं सामने आ रहा हूँ तो प्लस जेड एक्सेस, पीछे जा रहा हूँ तो माइनस जेड एक्सेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर मैंने कहा कि उसको उठा के आपने सामने रख दिया कुछ आके, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे और एक हमें जेड कोऑर्डिनेट भी लाना पड़ेगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। तो इसके बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना था 3D ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद जो भाई टॉपिक पढ़ना है आपको वो है स्लोप, कि भाई स्लोप का मीनिंग क्या होता है ना। कि एक चीज होती है ग्राफ का स्लोप। तो भाई ये ग्राफ बना हुआ है आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा, स्लोप का मीनिंग क्या है? स्टीपनेस इन अ ग्राफ, मतलब कि कोई ग्राफ है, अभी ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा कब? मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे मान लो इस तरह से समथिंग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह से एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दी मैंने एक लाइन, ठीक है। अब इस लाइन की जो ढलान है, ढलान का मतलब है कि जिससे आप यहाँ से फिसल के गिर सकते हो। मैंने कहा यहाँ आप ऐसे खड़े हो गए हो आके और आप यहाँ से फिसल सकते हो ऐसे नीचे, इसी को हम स्लोप कहते हैं। जो स्टीपनेस कह सकते हैं, स्टीपनेस मतलब ढलान। तो स्लोप का मतलब होता है किसी भी ग्राफ में जो ढलान है, इसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब स्लोप निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले स्लोप का मीनिंग हमें अच्छे से समझना है। ये तो मीनिंग हो गया। स्लोप को हम मैथमेटिकली लिखते हैं एम से, ठीक है। स्लोप को हम मैथमेटिकली एम से लिखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से। अब ये डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स क्या है? तो डेल्टा वाई का मतलब देखो, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल छोटा सा जो है इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अभी इस तक हो सकता है आपको पता ना हो, तो इसको डेल्टा कहेंगे। तो डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन वाई, मतलब कि वाई एक्सिस में किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक ये पॉइंट मान लो मैंने ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप पता करना है, इन दो पॉइंट्स को लेकर। तो इस पॉइंट में आप बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी? 10 के बराबर होगी। इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी? 30 के बराबर होगी। भाई मैंने मान लो y एक्सिस पे स्पीड ले लिया है, x एक्सिस पे टाइम ले लिया है। तो यहाँ मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा y की जगह मैंने डेल्टा v लिख दिया, है ना। इसको थोड़ा पास पास लिखेंगे क्योंकि जगह भाई कम है। डेल्टा v बाय डेल्टा t मैं लिख सकता हूँ। y एक्सिस पे v है मेरा स्पीड, x एक्सिस पे टाइम है। आपको स्पीड और टाइम अभी नहीं पढ़ा है आपने मान लो, तब भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, डेल्टा v का मतलब है कि चेंज इन स्पीड, जितना चेंज आ रहा है स्पीड में। तो भाई बताओ कितना चेंज आ रहा है स्पीड में? यहाँ पे स्पीड 30 थी, यहाँ पे स्पीड 10 थी, है ना। तो आप लिखोगे 30 माइनस 10 के बराबर चेंज आ रहा है भाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 30 माइनस 10 मेरा चेंज इन v हो गया, इसको मैं डेल्टा v से लिखता हूँ। और चेंज इन टाइम कितना हो रहा है? तो जब मेरी स्पीड भाई 10 थी तो टाइम 4 था, सेकेंड में मिनट में जो भी हो, है ना, डजेंट मैटर, यहाँ में उससे मतलब ही नहीं है अभी। तो और बाद में कितना हो गया? बाद में टाइम हो गया जब वेलोसिटी 30 थी या स्पीड 30 थी तो फिर टाइम हमारा 10 था, 10 यूनिट का टाइम बीत चुका था, 10 सेकेंड या 10 मिनट जो भी। तो फाइनल टाइम 10 था, इनिशियल टाइम 4 था। तो मैं चेंज इन टाइम को लिखूंगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो चेंज इन टाइम हो जाएगा, फाइनल टाइम मेरा 10 था, इनिशियल टाइम 4 था। अब ये बताओ कितना आ रहा है भाई? तो 30 माइनस 10 तो आपका आ गया कितना? 20 के इक्वल, और 10 माइनस 4 आ गया 6 के इक्वल। तो 20/6 आपका आ गया। अब इसको पॉइंट में जितना भी आ जाए वो आप लगाते रहना सब। तो ये मेरा स्लोप आ गया। स्लोप को इस तरह से हम मतलब मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और स्लोप का मतलब होता है ढलान। अगर ये ढलान कम है तो स्लोप कम है। अगर मैं एक और यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया था तो यहाँ देखो ढलान ज़्यादा है, मतलब कि स्लोप ज़्यादा है। और अगर मैं और इस तरह का स्लोप बनाया था तो ढलान बिल्कुल ही, मतलब आप गिर ही जाओगे सीधा नीचे।
अगर मैंने इस तरह से बना दिया तो ढलान और कम है, और अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी तो बताओ स्लोप कितना है। तो आप कहोगे सर स्लोप का मतलब होता है ढलान, लेकिन जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो यहाँ कोई ढलान तो है ही नहीं, तो मतलब कि यहाँ स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप कैसे फिसलोगे, या क्या आप अगर सीधी सीधी है कोई चीज़ तो आप फिसल के थोड़ी गिर पाओगे। ठीक है, तो ये कहानी है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो आपको पढ़ना है उसका नाम है भाई, अब वैल्यू कैसे हम फाइंड करें स्लोप की। तो जैसे ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो एंगल दिया हुआ है, अभी एंगल वाला मैंने केस बताया नहीं है आपको, इसी क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। यहाँ इस स्लोप की जैसे मान लो हमें वैल्यू पता करनी है, कैसे पता करेंगे भाई, यहाँ एंगल वगैरह नहीं दिया है हमको, हमें बस ये पता है कि जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 थी, जब x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 5 हो गई। तो चेंज इन y और चेंज इन x हम पता कर सकते हैं, उसी से हमारा स्लोप आया जाएगा। अभी आपने भाई थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्लोप हम लिखते हैं चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, तुम कहोगे सर 5 - 2 का चेंज आ रहा है। x एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, सर 2 - 1 का चेंज आ रहा है। 5 - 2 होता है 3, और ये आपका आंसर आ गया 3/1, मतलब कि 3 आ जाएगा बेसिकली। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है। ठीक है ना। अब अगर मैं इधर की बात करूँ, नेक्स्ट ये वाला जो ग्राफ है आपका, इसमें देखो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है y और x की। यहाँ तो भाई आपने देखा y की वैल्यू दी हुई थी दो जगह, x की वैल्यू भी उसके रिस्पेक्ट में दी हुई थी, तो आपने भाई इस वाले तरीके से स्लोप पता कर लिया। लेकिन यहाँ पे स्लोप कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे स्लोप पता करने के लिए लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जो अभी आप पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। क्या लगेगी, मैंने कहा भाई यहाँ पे स्लोप फाइंड करने क्या करो, एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। ये एक मैंने वर्टिकल लाइन खींची और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन मेरी डेल्टा वाई को बता रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी डेल्टा एक्स को बता रही है। तो स्लोप मुझे पता है कि भाई बराबर होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं बताओ ट्रिग्नोमेट्री से क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का यहाँ पे, तो आप 60 डिग्री के एंगल पे बैठोगे तो डेल्टा वाई आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, डेल्टा एक्स आपका बेस हो जाएगा, और हमें पता है कि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है ना। तो इसको हम tan 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो स्लोप की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, tan 60 डिग्री करके, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो भाई, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमें पता है स्लोप की वैल्यू होती है कैसे। अभी यहाँ आपने पढ़ा था कि स्लोप का मतलब ही यही है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको स्लोप की याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये भी याद ही करना पड़ेगी कि भाई अगर आपको एंगल दिया है तो आप उसकी tan वैल्यू फाइंड करके स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ tan 60 डिग्री आ जाएगी स्लोप की वैल्यू। कैसे भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, है ना। ओके, तो भाई बताओ tan 60 डिग्री कितना होता है, तो tan 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल। तो ये आपका स्लोप आ गया, राइट। इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन, R1:R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। V और I की वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब V का मतलब यहाँ पोटेंशियल, I का मतलब है करंट। अब आपने ना V पढ़ा है ना I पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। R1 R2 की रेशियो आपसे पूछा रहा है, तो मैं आपको पहले इतना बता ही दे रहा हूँ क्योंकि आपने ये चैप्टर्स पढ़े नहीं है, इन चैप्टर से क्वेश्चन है कि R जो होता है ये बराबर होता है V/I के, है ना। तो V हमने देखा y एक्सिस पर है पोटेंशियल, और I हमारा x एक्सिस पर है। तो y में चेंज हो रहा है और x एक्सिस में जो चेंज हो रहा है, इसी के रेशियो को तो हम स्लोप कहते हैं। इसका मतलब है कि r जो यहाँ पे जो भी ग्राफ है, हमारे दो ग्राफ दिए हैं, इसके स्लोप के बराबर हमारे r की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू स्लोप, जिसको हम m से लिखते हैं, राइट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मुझे R1/R2 की वैल्यू निकालनी है, R1:R2 का रेशियो पूछा गया ना, तो R1/R2 मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि जो मेरे फर्स्ट वाले का स्लोप होगा और सेकंड वाले का स्लोप होगा, उसका मैं रेशियो निकाल दूं। तो इस वाले ग्राफ का स्लोप कितना होगा भाई, इसका जो एंगल है उसकी tan की वैल्यू, अभी पिछली साइड में पढ़ा था कि tan ऑफ दिस एंगल। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ R1 ये मेरा आ जाएगा कितना, tan 45 डिग्री के इक्वल, और दूसरा वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, तो आ गया tan ऑफ 30 डिग्री के इक्वल, राइट। फाइंड कर लो tan 45 कितना होता है भाई, 1/√2 होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 को मैं 1/1 लिखूंगा, अच्छा ठीक है 1 ही लिख देते हैं। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। बताओ कितना आ रहा है ये, तो ये सॉल्व करके आएगा, यहाँ तो सर 3 माले बन गए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √3 के इक्वल आ जाएगा, √3:1 आ जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया है आपको पूरा, बंद कर दीजिए। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई पूरी, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका।
अब यहाँ भी देखो आपने स्लोप पढ़ा, आपने पढ़ा कि स्लोप को डिफाइन कैसे करते हैं, तो स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो आप ये कैसे आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और कहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। ये कैसे पता चलेगा? तो आप सबसे पहले देखो, जैसे ये मैंने फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया है, ये सेकंड ग्राफ है। फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर आप ये स्लोप देखो, तो ये जो स्लोप बना है जहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दो और चेक करो कहीं पर भी, आप यहाँ पे भी खींच सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से भी किसी भी एक पॉइंट ले लो और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दो। तो ये बताओ यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? तो आप कहोगे सर ये एंगल एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, मतलब कि यहाँ मैंने कहा कि भाई इफ एंगल जो हमारा बन रहा है लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, लेस देन, इसको मैं कैसे लिखूँ, थीटा मतलब मान लेते हैं ना, यहाँ भी मैंने एक ये ऐसे लाइन खींच दी, इस एंगल को मैंने कह दिया थीटा, स्लोप एंगल कहते हैं इसको। तो थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है, तो आप समझ जाओगे कि हमारा स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। और अगर वहीं थीटा की वैल्यू नेगेटिव, वो 90 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे वाला स्लोप देखो, यहाँ पे जो आप लाइन खींचोगे, कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो राइट साइड, तो राइट साइड मैंने येलो कलर किया, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो आप बताओ राइट साइड से आप हमेशा नापोगे, ये नहीं कि आपने स्मार्ट बने और इधर से फाइंड कर लिया एंगल, गलत हो जाएगा। तो ये एंगल यहाँ देखो, ये जो एंगल मेरा बन रहा है यहाँ पे, इस एंगल को मैं थीटा कहूँगा। तो अगर थीटा मेरा मोर देन 90 डिग्री है, तो जो मेरा स्लोप है जिसको मैं m से लिखूंगा, इट विल बी नेगेटिव, ये मेरा स्लोप नेगेटिव होगा। या इसी बात को कह सकते हैं स्लोप विल आल्सो बी लेस देन जीरो, यहाँ पे स्लोप विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये कहानी है बेसिकली, ओके। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप आप पहचान लोगे, है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक लाइन ए बी दी है, एक स्लोप ए बी दिया है, एक स्लोप बी सी दिया है और एक स्लोप सी डी दिया है। आपको बताना है ए बी स्लोप कितना होगा, बी सी स्लोप कितना होगा और सी डी स्लोप की आपको साइन बताना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले ए बी स्लोप को देख लेते हैं। यहाँ देखो ये वर्टिकल लाइन है, जब भी आपको अगर वर्टिकल लाइन दे दी जाए तो ये याद कर लो कि ये वर्टिकल लाइन है अगर, तो इसका स्लोप ए बी का स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। रट लो, दिमाग में बैठा लो ये बात, क्यों होता है, कैसे होता है, फिर कभी समझा जाएगा, ओके। बीसी आपसे पूछा है ये वाले लाइन का स्लोप, इसका स्लोप कितना होगा, तो आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल कोई लाइन है तो इसका स्लोप जीरो होता है, तो यहाँ पे स्लोप आपका कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसको ऑरेंज से लिख देते हैं, है ना, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सी डी का स्लोप कितना है, तो इसका भी अभी तरीका बताया था। अच्छा, आपसे इसकी वैल्यू नहीं पूछी आ रही क्योंकि भाई ना एंगल दिया है इन्होंने, ना भाई क्या कहते हैं हमें ये वैल्यूज दी हैं, तो आप स्लोप कैसे बताओगे, स्लोप नहीं बता पाओगे। लेकिन ये आपको बताना है कि स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा सी डी का। तो सी डी पे आप क्या करोगे नेगेटिव पॉजिटिव बताने के लिए, सी डी पे भाई आपने क्या किया, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली जैसा कि बताया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं से भी आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये एंगल बना दिया राइट साइड थीटा। ये एंगल बताओ ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और वी कैन से दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो मेरा स्लोप कैसा आता है भाई, नेगेटिव आता है, तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो सी डी के थ्रू स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर होगी बात ये बात आपको स्लोप के बारे में बतानी चाहिए थी। स्लोप के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वो आते हैं इक्वेशंस फॉर डिफरेंट ग्राफ्स। अलग अलग ग्राफ्स की हम इक्वेशन समझेंगे कि भाई जैसे कि भाई पहले मान लो आपको एक ग्राफ है जिसमें y इज प्रोपोर्शनल टू x। अब तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप के ग्राफ्स की तीन अलग अलग इक्वेशंस होंगी। पहला टाइप जो है उसमें आप देखोगे y इज प्रोपोर्शनल टू x। क्या मतलब इस बात का कि y एक्सिस पे हमारी जो y की क्वांटिटी जिस तरह से चेंज हो रही है और जो x की क्वांटिटी चेंज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मतलब x की वैल्यू जब बढ़ रही हो तो उसी के हिसाब से y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही हो। जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी उसी के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये मतलब है, इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू आपने डबल कर दी तो y की वैल्यू भी मेरी डबल हो गई, x की वैल्यू आपने ट्रिपल कर दी तो y की वैल्यू भी ट्रिपल हो गई। जैसे मान लो भाई आपने x को क्या किया, x को आपने 10 से 30 कर दिया और पहले y की वैल्यू मान लो कितनी थी, 2 थी, तो 2 से ये हो जाएगी 6, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, 10 इंटू 3 30 होता है। तो जिस हिसाब से x इंक्रीज हो रहा है, जिस फ्रैक्शन से कह सकते हैं, उसी फ्रैक्शन से हमारा y भी चेंज होगा। तो ये मतलब है y इज प्रोपोर्शनल टू x का। जब भी इस तरह ग्राफ हो तो इस तरह ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ऐसा बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी।
अब ये ग्राफ 0 से भी शुरू हो सकता है और ये वाई एक्सिस पे भी कहीं से शुरू हो सकता है। इस ग्राफ की ये तो देखो मतलब केस हुआ हमारा। इसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन आपको इसकी याद करने की जरूरत है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ y क्या है, y बताता है कि हमारी y एक्सिस पे जो वैल्यू है, x बताता है x एक्सिस की वैल्यू को, और m यहाँ बताता है, आपको पता है स्लोप होता है ये, ठीक है। और c हमारा कहलाता है, c एकदम नई चीज है आपके लिए, c कहलाता है y इंटरसेप्ट। c क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। क्या है ये y इंटरसेप्ट, भाई ये जो आप ये दूरी देख रहे हो, मतलब y एक्सिस पे देखो यहाँ से शुरू हुआ है, तो इनिशियली ग्राफ जहाँ से, मतलब कि एक मिनट, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, उसी को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। भाई यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 0 थी तो भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ थी, यहाँ तुम देखते हो, तभी तो भाई ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, वरना ग्राफ कहीं और से शुरू, यहाँ से 0 से शुरू होता। अगर x की वैल्यू जब 0 थी और y की वैल्यू भी 0 होती तो फिर ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू होता। लेकिन यहाँ देखो ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ है, ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। इसका मतलब कि जब x की वैल्यू 0 थी, मतलब एब्सिसा हमारा 0 था, तो y की वैल्यू तब 0 नहीं थी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ थी, और तब जितनी वैल्यू थी इतनी वैल्यू थी y की, इसी को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, जिसको c से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। तो y इंटरसेप्ट भी समझ में आ गया, ये इक्वेशन आपको रटनी है, इसको कर लेते हैं बॉक्स में बंद, ओके। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके स्पेशल केसेस कुछ देखते हैं इसी इक्वेशन के। पहला केस है कि जब c की वैल्यू 0 हो, मतलब कि y इंटरसेप्ट 0 हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ देखो भाई, c 0 होने का मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या रह जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो इक्वेशन थी वो बस y इज इक्वल टू एम एक्स के बराबर रह जाएगी, है ना। और यहाँ से m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स भी लिख सकते हो आप। तो जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे वो सिंपली आपको 0 से शुरू होकर ऐसा दिखेगा कुछ कुछ, है ना। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ओरिजिन, ध्यान रखो इस बात का। फिर अगर c की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब कि जो y इंटरसेप्ट है वो 0 से छोटा हो, तो इस केस में इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो बनेगी y इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में होगी। मतलब ये जो c होगा हमारा वो निगेटिव होगा, इक्वेशन तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगी, बट यहाँ पे c जो होगा हमारा ये निगेटिव होगा। तो c निगेटिव होने का मतलब है कि आपको ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ग्राफ आपको दिखेगा, एक मिनट इसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, तो ग्राफ आपको दिखेगा, इसको हमें थोड़ा सा निगेटिव y तक भी लेके जाना पड़ेगा, और निगेटिव y में जब मैं लेके जाऊंगा तो निगेटिव y से शुरू होगा। मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0 से कम थी, यही मतलब होता है c का। c का मतलब था y की वैल्यू कितनी थी जब x की वैल्यू 0 थी, तो c 0 से कम होने का मतलब है कि y की वैल्यू 0 से कम थी जब x की वैल्यू 0 थी, राइट। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 0 से कम थी, इसी का ग्राफ जो बनता है, बस आप इतना समझ लो कि इस तरह से बन जाएगा ग्राफ, है ना। और ये मेरा हो गया y इंटरसेप्ट, जिसको मैं c से लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड ग्राफ में बात करें, जब m इज लेस देन 0 होगा, तब क्या केस होगा कि मतलब जब हमारा स्लोप ही 0 से कम हो, मतलब स्लोप हमारा नेगेटिव हो। स्लोप नेगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरह का, ठीक है। यहाँ देखो स्लोप नेगेटिव है, कैसे पता, भाई आप हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाओ और ये देख लो थीटा आपका लेस देन वो सॉरी थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो भाई इक्वेशन इसकी क्या होगी, m माइनस में आ जाएगा आपका, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं उससे क्लियर होगा ये। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैच ग्राफ्स विद इक्वेशंस, ये आपके ग्राफ्स दिए हुए हैं 3 ग्राफ्स, और इन ग्राफ्स को इनकी करेक्ट इक्वेशन से मैच करना है आपको। तो सबसे पहला ये ग्राफ दिया है, अब यहाँ देखो ये ग्राफ में स्लोप कैसा है, स्लोप निगेटिव है कि नहीं है, देख करीब पता चल रहा है भाई ये फैला हुआ एंगल है। तो अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखोगे तो ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है इस तरह से, 90 डिग्री से बड़ा एंगल। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये m की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो आप ये कह सकते हो कि भाई फर्स्ट केस में हमारे m की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो फर्स्ट वाला हमारा मैच हो जाएगा c वाले से। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ तो y की वैल्यू 3 दी है खाली, इसके पे बाद में आते हैं ना, x की वैल्यू कुछ है ही नहीं। और यहाँ दिया है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 3, तो यहाँ पे हमें पता है x का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ तो स्लोप हमारा रूट 2 के बराबर हो गया, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, m बराबर हो गया रूट 2 के, है ना। और थर्ड इक्वेशन में जो मेरा m है ये बराबर हो जाएगा -2 के। तो अब ये बताओ निगेटिव स्लोप तो बस थर्ड इक्वेशन में मिल रहा है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट का तो थर्ड हो गया, तो फर्स्ट वाले को आप मैच कर दो एक इससे थर्ड वाले के साथ, तो भाई फर्स्ट वाला मैच हो गया थर्ड वाले से, ओके, ये हो गई मैचिंग। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो बताओ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप कहोगे कि ये सर मैंने एंगल बनाया, ये एंगल
90 डिग्री से कम आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा स्लोप जो है पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव तो मुझे इस वाले में दिख रहा है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो y की वैल्यू ही कांस्टेंट है, y x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो मतलब y कांस्टेंट रह रही है। तो ये आप थर्ड ग्राफ में देख रहे हो, थर्ड ग्राफ में y की वैल्यू देखो यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो y की वैल्यू कांस्टेंट है। इस तरह ग्राफ को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे भाई थर्ड का मेरा a हो जाएगा, थर्ड वाले को आप a से मैच कर दोगे, और सेकेंड वाला फिर सेकेंड वाले से मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे स्लोप देखो मेरा पॉजिटिव है, तो √2 आ गया। फिर -3 का मतलब क्या है? -3 का मतलब है कि y इंटरसेप्ट निगेटिव है। अगर आप इसको कंपेयर करो y = mx + c से, तो आप देखोगे c की जगह मुझे -3 मिल रहा है, तो -3 का मतलब है कि स्लोप निगेटिव है। तो जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो स्लोप इधर, ये ग्राफ इधर कंप्लीट होगा, तो यहाँ तक कहीं पे आएगा ये, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप 2 और टाइप 3 देखते हैं। टाइप 2 में आप पढ़ोगे कि y इज प्रोपोर्शनल टू x² हो जाए, कि मतलब कि भाई मैंने कहा x मान लो डबल हो रहा है, x की वैल्यू जब डबल होगी तो y की वैल्यू डबल ना होके भाई आपकी मान लो 4 टाइम्स हुई जा रही है, ये मतलब होता है y इज प्रोपोर्शनल टू x² का, ठीक है। तो जब ये केस हो, तो इस केस में इक्वेशन आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस आपको इसका ग्राफ ध्यान में रखना है कि इसका ग्राफ इस तरह का दिखेगा आपको, है ना। इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको, ठीक है। और इसको बोलते क्या है भाई? इसको बोलते हैं पैराबोला, है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पैराबोला बोलते हैं इसको, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद अगर y हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो x के, जिसको देखते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका मतलब क्या है कि x जब इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, और जिस फ्रैक्शन से x हमारा इंक्रीज हो रहा है y उसी फ्रैक्शन से डिक्रीज हो। मतलब क्या है कि x को अगर मैं डबल कर दूं तो y की वैल्यू मेरी हाफ हो जाए, ठीक है। x को अगर मैं क्या करूं, हाफ कर दूं, तो y की वैल्यू डबल हो जाए। ये मतलब होता है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसे आप छोटी क्लास में पढ़ते हो एक्चुअली, ठीक है। तो इसका ग्राफ बस आपको याद रखना है कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ इसका बन जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ को बोलते क्या है? इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। क्या बोला? हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, बस कंप्लीट हो गई है क्लास आपकी। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ग्राफ्स पढ़ लिया, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा भाई सेकेंड पार्ट होगा बेसिक मैथ्स का, है ना, जिसमें आप पढ़ोगे किसके बारे में? सेकेंड पार्ट में आप पढ़ोगे, यहाँ मैं बता देता हूँ लिख के। तो जो सेकेंड पार्ट होगा बेसिक मैथ्स के वीडियो का, इसमें हम लेके आएंगे डिफरेंशिएशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, डिफरेंशिएशन एंड लॉगरिदम। 3 पार्ट्स में देखो मैं कवर करूंगा इसको, डिफरेंशिएशन एंड लॉगरिदम। अगर हो पाएगा तो इसी में मैं आपको डिफरेंशिएशन लॉगरिदम के बाद इंटीग्रेशन भी बता दूंगा, अगर पॉसिबल होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।